हेलो एवरीवन। तो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो उसका नाम है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ये टॉपिक इसलिए भी बहुत ज़्यादा अहम समझा जाता है क्योंकि हम अपनी औरतों को और बच्चियों को इस टॉपिक पे एजुकेट नहीं कर पाते। उनको खुद ही नहीं मालूम होता कि उनके साथ जो जो इश्यूज़ हो सकते हैं और जो हो रहे होते हैं उनकी बेसिक रीजंस क्या होती हैं। तो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जिसको बुक्स में यूजुअली HMBB लिखा जाता है, दैट इज़ डिफाइंड एज ब्लड लॉस ग्रेटर देन 80 मिलीलीटर। तो अगर किसी औरत का ब्लड लॉस जो है ड्यूरिंग साइकिल्स 80 ml से ज़्यादा है तो HMB ही काउंट होगा। और इसके डायग्नोसिस में यूजुअली जो डॉक्टर्स होते हैं वो पेशेंट का जो अपना परसेप्शन होता है उस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि हर ख़ातून को मालूम होता है कि उनका ब्लड लॉस कितना ज़्यादा है, वो नॉर्मल है कि एब नॉर्मल है, या अगर वो एकदम से अब नॉर्मल हुआ है तो उसकी वजह क्या हो सकती है। ये इसलिए भी ज़्यादा कॉमन है क्योंकि आजकल एजुकेटेड औरतें ज़्यादा हैं, उनके बच्चे कम होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स ज़्यादा होते हैं। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली HMB ज़्यादा होगा। इसकी जो दूसरी कॉजेज़ हैं उसमें फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, पॉलिप्स हो सकते हैं। पॉलिप्स बेसिकली जो आउट ग्रोथ होती है ना सेलुलर लाइनिंग की, उसकी आउट ग्रोथ हो जाती होती है। अगर किसी को कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स हैं, अगर किसी को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, या अगर कोई वारफेरिन ड्रग यूज़ कर रहा है। वारफेरिन अगेन इज़ एन एंटी कोएगुलेंट। और अगर किसी को कोएगुलेशन डिसऑर्डर भी है तो उसकी भी ऑलमोस्ट वही रीज़न बनती है। अगर कोई वारफेरिन वगैरह ले रहा है तो उसका भी सेम रीजंस में काउंट होगा। थायराइड डिजीज़ या फिर कोई इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, जिस तरह डिवाइसेस आ गई हैं अपनी वेजाइना में रखी होती हैं कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, उससे भी इश्यू हो सकता है। या अगर किसी को कैंसर हो, सर्वाइकल और एंडोमेट्रियल, दोनों में से कोई भी। अब जब भी एक औरत को ऐसा इश्यू होता है तो डॉक्टर से जाने से पहले यूजुअली वो कुछ चीज़ें सोच रही होती हैं अपने घरों में बैठ के कि डॉक्टर हमसे क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखती हैं जो कि आपके जहन में होने चाहिए और डॉक्टर ये ज़रूर पूछेगा। इसी से वो एक कंक्लूड करेगा कि सिवियरिटी ऑफ ब्लीडिंग क्या है। जैसे कि वो सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछेगा कि आप जो सैनिटरी या कोई भी पैड्स यूज़ करती हैं तो वो कितना रिपीटेडली आप चेंज करती हैं। जैसे कि जितना रिपीटेडली चेंज करती हैं, अगर नॉर्मल जिस तरह एक 1 to 2 टाइम्स होता है बेसिकली, अगर इसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में चेंज करना पड़ रहा है तो उसका मतलब यही है कि वो HMB की तरफ जा रहा है। और जो दूसरा मेन पॉइंट वो पूछते हैं वो ये होता है कि क्या आपके खून में क्लॉट्स होते हैं। क्लॉट्स मतलब लोथरे होना, खून थोड़ा जमा हुआ निकलना, या आपको कोई फ्लैश लाइनिंग हो वो आपको नज़र आई हो। और जो बाद में पूछते हैं कि इज़ द ब्लीडिंग सो हैवी, क्या वो इतनी हैवी थी कि उससे आपका टॉवल टैम्पॉन जो आपने अपनी वजाइना में रखा हुआ था, या वो खून जो था वो इतना ज़्यादा निकला कि उसके अपनी आपकी कपड़े, आपके पैंट्स या आपकी जो बेडिंग थी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नज़र आया। और जो एक और क्वेश्चन जो कि यूजुअली वो पूछते हैं और जो कि इतना ज़्यादा भी नहीं पूछते होते हैं कि क्या आपको इस ख़ास रीज़न की वजह से आपको ऑफिस से छुट्टी लेना पड़ी है। तो यूजुअली वो आइडिया ये लगा रहे होते हैं कि अगर किसी को इस इशू से ऑफिस से छुट्टी करना पड़ रही है तो डेफिनेटली उसका इशू बहुत ज़्यादा होगा। तो जहाँ पे भी ब्लड लॉस की बात आएगी, चाहे वो प्रेगनेंसी से पहले हो, प्रेगनेंसी के बाद हो, ड्यूरिंग साइकिल्स हो, किसी भी एज में, किसी भी आपको टाइम पे अगर ब्लीडिंग का इशू आ रहा है, ब्लड लॉस का इशू आ रहा है, तो डॉक्टर सबसे पहले जो चीज़ चेक करेगा ना वो साइंस ऑफ एनीमिया होगा, ताकि वो डायग्नोस कर पाए अगर आपको एनीमिक है कि नहीं है। अगर आपको उन्होंने बाद में आयरन सप्लीमेंटेशन या आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देनी है तो उसका आइडिया लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है और एक टाइम पे करना ही ज़रूरी होता है। और इसके अलावा हम एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें एब्डोमिन और पेल्विक का एग्जामिनेशन होगा, जिसमें हम ये चीज़ चेक करेंगे क्योंकि पैल्विक मैसेज तो नहीं है आपके एब्डोमिन में या आपके पेल्विक रीजन में। और हम सर्विक्स को ख़ास तौर पे देखते हैं फॉर पॉलिप्स और कैंसर, क्योंकि जो ब्लड लॉस है
वो आपका इन 2 रीज़न से भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो अगर HMB है तो वो कैंसर हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर वो कैंसर ही होगा। अब अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेशंस की, तो ये जानना इतना ज़रूरी नहीं है वैसे हर एक के लिए। डॉक्टर आपको ये बता ही देता होता है कि आपने कौन कौन सा टेस्ट करवाना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन से टेस्ट के आपके लिए कौन से फ़वाइद हैं। तो पहला जो है फुल ब्लड काउंट। इसमें हमने 2 चीज़ें जो देखनी होती हैं, वो हमने ये असर्टेन करना होता है कि उसको क्या आयरन थेरेपी की ज़रूरत है कि नहीं है। और जो दूसरी चीज़ हम नोट करेंगे वो ये होगी, क्या उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा एनीमिक हो चुका हुआ है तो डेफिनेटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन लाजमी देना पड़ेगी, और आयरन थेरेपी का भी माइंड में रखना पड़ेगा। कोएगुलेशन स्क्रीनिंग भी करेंगे, और ये उन लोगों में करते हैं जिनकी पहले हिस्ट्री रह चुकी हो कोएगुलेशन डिसऑर्डर की। अगर पेशेंट की कोई कोएगुलेशन डिसऑर्डर की हिस्ट्री नहीं है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर हम यूजुअली पेल्विक अल्ट्रासाउंड स्कैन भी करते होते हैं। ये बेसिकली 2-3 रीजंस होती हैं मेन जिसकी वजह से करना होता है, जिसमें जो नंबर 1 काउंट होती है वो होती है अगर कोई पेल्विक मैस हो, और सेकंड रीज़न फाइंड आउट करनी हो अब पॉलिप्स हैं कि नहीं हैं, और तीसरा होता है जब कोई ड्रग थेरेपी जो है वो फेल्ड हो गई हो, और कोई ट्रीटमेंट चल रहा था, इसकी मैनेजमेंट जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर पेशेंट पहले से डायग्नोज था और उसका ट्रीटमेंट ले रहा था, उसकी मैनेजमेंट हो रही थी और उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तो उस सिचुएशन में भी हम ये टेस्ट ज़रूर करवाते होते हैं। अब अगला जो टेस्ट यूजुअली लोग करवा सकते हैं वो है हाई वेजाइनल एंड एंडोसर्वाइकल स्वैब्स। ये ज़्यादातर उन औरतों में किया जाता है जिनमें रिस्क होता है PID का, जो कि है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। और जो दूसरा मेन रीज़न है वो ये होता है अगर किसी में अनयूजुअल डिस्चार्ज हो, मतलब खून का रंग डिफरेंट है, या उसमें खून के साथ क्लॉट्स आ रहे हैं, या अंदर कोई और म्यूकस टाइप की सिक्रीशंस अंदर भी इन्वॉल्व हो रही हैं। और जो बायोप्सी है वो करते हैं अगर किसी की एज 45 और प्लस हो। अब जब मैनेजमेंट की बात, मैं कोशिश करूंगा कि अगले 1-2 मिनट में वीडियो समाप्त हो जाए, इससे पहले कि आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो इस टॉपिक में। तो जब मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उससे पहले हमने पेशेंट को उससे उसकी प्रेफरेंस पूछनी होती है कि क्या वो ड्रग थेरेपी की तरफ जाना चाहता है या सर्जिकल जाना चाहता है। सर्जिकल और ड्रग्स के इनके अपने अपने बेनिफिट्स हैं, इनके अपने अपने रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि पेशेंट को पहले से पता होना चाहिए, जिसकी बेस पे वो बेहतर डिसीजन ले पाएगा। और ये भी मालूम करना बहुत ज़रूरी है कि क्या उसको कोई कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत है इन फ्यूचर में नहीं कि नहीं, क्या उसकी फैमिली कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, या वो चाह रहे हैं कि वो दोबारा कंसीव करें या प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ें उनसे पहले मालूम करनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर आप सर्जिकल ऑप्शन ऑप्ट करेंगे तो सर्जिकल में फिर आपकी ये चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं कि आप दोबारा माँ बन पाएंगी या दोबारा बच्चे को जन्म दे पाएंगी। और एक और चीज़ मैनेजमेंट में पूछनी होती है कि पास्ट ड्रग हिस्ट्री कोई हो, और कि ऑलरेडी वॉरफेरिन टाइप के ड्रग्स ले रहे हैं जो कि पहले से ही एंटीकोएगुलेंट हैं, तो उसका भी पता लगाना बहुत ज़रूरी है डॉक्टर के लिए, ताकि वो बेहतर तरीके से आगे से इलाज कर पाए। तो जो मेडिकल ट्रीटमेंट में अगर कोई जाता है तो उसमें हम जो ड्रग्स बेसिकली यूज़ करते हैं उसमें जो जो टॉप प्रायोरिटी चल रही होती है मेफेनेमिक एसिड और एनसैड्स। एनसैड्स बहुत कॉमनली यूज़ होती हैं जो कि एनाल्जेसिक्स हैं, और ये बहुत यूज़फुल रहती है अगर किसी को इस ब्लीडिंग के साथ साथ पेन भी हो रही हो। और ये यूजुअली नहीं, हमेशा ही 20 से 25% का जो ब्लड लॉस होता है ना वो कम हो जाता है। तो दिस इज़ अ हाईली इफ़ेक्टिव ड्रग, रिकॉम्बिनेशन दोनों का यूजुअली यही रिकमेंड किया जाता है। जो दूसरी ड्रग है वो जो कि यूज़ की जा सकती है वो ट्रांएग्जामिक एसिड। ये सिर्फ उन दिनों में दी जाती है जिन दिन जो ब्लड लॉस है
वो बहुत ज़्यादा है। मतलब ये आपको डेली देने की ज़रूरत नहीं है। अगर ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है तो आपने सिर्फ उसी दिन उसी हालत में देनी है। और एक होती है ओरल कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। इसका सबसे जो मेन फ़ायदा है कि ये बहुत इफ़ेक्टिव है और ये ओरल लेनी पड़ती है। तो यूजुअली ड्रग्स जो आपको ओरल लेनी हो, जो कि इंजेक्टेबल ना हो, तो वो ज़्यादातर आपके लिए बेहतर होती हैं, लेना भी आसान होता है। ड्रग कंप्लाइंस, जो पेशेंट कंप्लाइंस होती है, वो भी बेहतर होती है। लेकिन जो ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, इसके कुछ इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं कि कौन कौन सी औरतें नहीं ले सकती हैं। अगर एज 35 है या इससे ज़्यादा है और वो स्मोकर है, तो उसके लिए इट्स अ बिग नो। 35 एज, स्मोकर, वो ये तीसरी वाली जो हमारी ऑप्शन है वो नहीं ले सकते हैं, जो कि कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं। चलिए जी, लास्ट पेज। नॉरएथिस्टेरोन भी एक ड्रग है जो कि यूजुअली लोग दे सकते हैं। ये इट्स कंसीडर्ड वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शंस। ये भी ओरल दी जाती है, लेकिन इसकी जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ना, मतलब कि ये जो ये चीज़ें करवा सकती है वो होता है कि ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। मतलब अगर आप ब्लीडिंग से बचना चाह रहे हैं और आपको एक ऐसी ड्रग दे दी जाए जो कि किसी और वे से ब्लीडिंग करवा दें, तो इसका मतलब है कि वो नहीं देनी चाहिए। लेकिन जो इसका ये वाला साइड इफ़ेक्ट्स है वो हर पेशेंट में नहीं आता। डॉक्टर को पहले एक प्रॉपर क्वेश्चनर होता है जिससे वो ये कंक्लूड कर पाते हैं कि उनको ये ड्रग देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अब जो दूसरा ऑप्शन है जो कि यूजुअली लोग वो अवेल करते हैं जिनको आगे बच्चे की ख्वाहिश नहीं है, ज़रूरत नहीं है, जिसमें सबसे जो पहला है वो होता है एंडोमेट्रियल एब्लेशन। अब इसमें एक मिक्स किस्म का इसका आगे से एक फीडबैक सुनने में आता है, बल्कि यही होता है, सुनने में नहीं आता, ये होता ही ऐसे है कि 20% में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब सर्जरी होने के बाद भी 20% लोगों पेशेंट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनकी जो HMB है वो कंट्रोल नहीं होगी। 40% में देखा गया है कि जो डिक्रीज मेंस्ट्रुअल लॉस है कि पॉजिटिव साइन है, और 40% में देखा गया है वो कि एमोनेरिक हो गए हैं। लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं, इस ऑपरेशन के बाद जो कि 100% बात हो जानी चाहिए कि आपको दोबारा कंसीव नहीं करना। अगर आप करेंगे तो प्री मेच्योरिटी ऑफ द बेबी या मोर्बिडिटी एंड प्लासेंटा हो जाएगा, कि जो प्लासेंटा है वो जुड़ना शुरू हो जाएगा, जो कि मोर्बिडिटी की तरफ जाएगा। दूसरी जो सर्जिकल ऑप्शन होती है हिस्टेरेक्टमी है। अगेन ये भी उन्हीं पेशेंट्स में, उन्हीं औरतों के लिए ऑप्शन बेहतर है जो दोबारा कंसीव करना नहीं चाह रही, क्योंकि इसमें जो आपकी यूट्रस है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाती है। लेकिन इसके बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसमें एक सिस्टेमिक और एस्ट्रोजेनिक विड्रॉल सिम्टम होता है, क्योंकि जब आपकी यूट्रस रिमूव होगी तो एस्ट्रोजन का जो लिंक है वो हार्मोनल लेवल जो फ्लक्चुएट होगा, उससे आपको फ्लशिंग, मूड स्विंग्स, स्वेटिंग, ये तीनों चीज़ें यूजुअली देखी जाती हैं हिस्टेरेक्टमी के बाद। तो सबसे जो ज़रूरी साइड इफ़ेक्ट आपको मालूम होना चाहिए वो पहले वाला है। और जो दूसरा साइड इफ़ेक्ट है ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियाँ नरम हो जाएंगी, फिर वो हड्डियों के मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे। और जो यूजुअली जो हिस्टेरेक्टमी के बाद पेशेंट्स को हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत ज़्यादातर पड़ जाती है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक, मैंने चीज़ें वो बताई हैं आपको जो कि हर पेशेंट को, हर औरत को मालूम होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप MBBS के स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए अपने घर वालों के लिए, अपने होने वाली बीवी के लिए और अपनी बच्चों के लिए। थैंक यू।